सभी लोगों का मेरे चैनल स्टडी विद हर्षित सदरपुर में स्वागत है। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए आज हम लोग विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि में जो अंतर हैं वो पढ़ते हैं। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी जो स्कूल सब्जेक्ट हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से पढ़िए। जो विश्लेषण होता है वो क्या होता है और जो संश्लेषण होता है, इसका हम लोग पहले आज समझते हैं कि शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है। विश्लेषण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ये होता है कि जो समस्या दी हुई होती है, किसी भी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना उसका संश्लेषण हो जाएगा। और यही इसके विपरीत क्या होता है, संश्लेषण जो छोटे छोटे टुकड़ों में समस्या विभाजित होती है उसको जोड़ना, ये आपका संश्लेषण हो गया। तो संश्लेषण और विश्लेषण में अंतर क्या है। अब इस विधि में जो है अध्यापकों के लिए क्या क्या जरूरत है देखिए। तो इसमें क्या होता है, विश्लेषण विधि में जो पहला अंतर हुआ है, इस विधि में छात्रों को नवीन ज्ञान प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं। मतलब विश्लेषण में क्या होता है, जो समस्या दी हुई होती है उसमें जो चीज़ें नहीं होती हैं पता, वो छात्रों को नवीन ज्ञान की ओर प्राप्त कर ले जाती हैं। जिससे उनको उनके अंदर होता है कि खोज करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। तो जो चीज़ें नहीं दी होती हैं, जिससे नवीन उनकी ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। फिर उसके बाद है संश्लेषण विधि। इसमें छात्रों को पहले से तैयार सामग्री उपलब्ध हो जाती है, जिससे उन्हें अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है। तो ये जो है नवीन ज्ञान की ओर उनको नहीं ले जाती है, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ दिया रहता है समस्या में। तो ये चीज़ जो है अधिक परिश्रम नहीं कराती हैं। फिर दूसरा है, इस विधि द्वारा छात्रों में आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास का विकास होता है। क्या होता है कि छात्र जो है जब समस्या को हल करता है उस दौरान क्या होता है, वो खोज करते 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 आत्मविश्वास उसके अंदर विकास होता है और आत्मनिर्भरता का भी विकास होता है। मतलब वो समस्या खोजने में किसी पे निर्भर नहीं रहता है और उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी भी नहीं होती है, जिसके अंदर ये दो गुण भी विकसित हो जाते हैं इस विश्लेषण विधि के द्वारा। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है संश्लेषण में, इसमें आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास की कमी रहती है, क्योंकि छात्र जो है समस्याओं का हल स्वयं नहीं खोजता है, वो टीचर पे भी निर्भर रहता है, जिसके द्वारा जो है उसके अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कमी पाई जाती है। तो फिर उसके बाद इस विधि से समस्याओं को शीघ्र एवं स्वच्छता से हल करना नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि वो बालक अपने आप समस्याओं का हल खोजने की प्रवृत्ति होती है विकसित। लेकिन क्या होता है कि इसमें बहुत जल्दी नहीं समस्या हल की जा सकती और ना ही स्वच्छता से, क्योंकि कुछ ना कुछ गलत चीज़ें हो जाती हैं, इसमें गलत हो जाता है, जिससे इसमें स्वच्छता से नहीं कर सकते। और इसमें क्या होता है, समस्याओं को शीघ्र ही हल कर लिया जाता है और स्वच्छता और स्पष्टता से भी हल कर लिया जाता है। इस तरह से यह विधि जो है काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। विश्लेषण का अर्थ है किसी समस्या को उसके विभिन्न भागों से विभाजित करना, जो मैं बता चुका था। फिर उसके बाद संश्लेषण का अर्थ समस्या के विभिन्न छोटे छोटे भागों को एकत्रित करके निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ना ही उसका एक संश्लेषण का एक अर्थ होता है। मतलब जो संश्लेषण क्या है कि जो समस्या दी होती है उनके जो डिवाइड हो जाते हैं पार्ट, बहुत सारे पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है और उनका क्या होता है, निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि के द्वारा खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। मतलब वो अपने आप जो है एक खोजी प्रवृत्ति विकसित कर लेते हैं बालक। इसमें क्या होता है, संश्लेषण में इसमें खोले गए तथ्यों को संक्षेप में लिखा जाता है। जो चीज़ें होती हैं सिद्ध करने के लिए रेखा गणित में या अंक गणित में, तो उसमें क्या होता है, जो खोले गए तथ्य हैं उनको संक्षेप में लिखा जाता है। तो फिर उसके बाद विश्लेषण और नेक्स्ट अंतर है, जो इस विधि में क्या होता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, और इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। यह आपका एक मेन अंतर बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस विधि में छात्रों को अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करने का पूर्ण अवसर मिलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, छात्र अपने आप जो है कुछ ना कुछ
विकसित करता है, जिससे नवीन ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अंदर क्या होता है, मानसिक शक्तियों का यूज होता है, जिससे वो व्यक्ति नवीन ज्ञान प्राप्त कर पाता है। और नवीन ज्ञान प्राप्त करने के कारण दौरान ही उनके अंदर मानसिक शक्तियों का उपयोग होता है। और फिर इस विधि में बालकों को मानसिक शक्ति के उपयोग के कोई अवसर नहीं मिलते, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें जो है उसको दी रहती हैं, जिसके द्वारा बालक जो है अपनी मानसिक शक्ति का कम उपयोग कर पाता है। और फिर इसमें क्या होता है, इस विधि में शिक्षक तथा छात्र दोनों ही सक्रिय रहते हैं। और इसमें क्या होता है, सिर्फ छात्र निष्क्रिय रहता है और शिक्षक का चिंतन क्रियाशील रहता है। छात्र को जैसा बताया जा रहा है वैसा करता रहता है और शिक्षक क्रियाशील रहता है। यह एक दीर्घ विधि है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन इस जो है विधि में टाइम कम लगता है। और इसमें परिश्रम और समय दोनों ही अधिक लगता है। और इसमें थोड़े परिश्रम तथा समय से ही कम काम चल जाता है। तो ये सब अंतर आपका विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि में आपने पढ़ने को मिला। इसके बाद हम लोग इस पेडागॉजी के सब्जेक्ट में ही और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हद तक मदद करेगा, और इसीलिए आप लोग जो है हमारे साथ बने रहिए, और हम आपको एक बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना के हम अपडेट करते रहेंगे, जिससे आपको परीक्षा के दौरान कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इस लॉकडाउन में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम किसी भी वक्त हो सकते हैं। और आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिए कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देर में होंगे या किसी विषय में होंगे तो ज़रूर आप लोग अपनी परीक्षा के लिए तैयारी करते रहिए, जिससे आपको परीक्षा के दौरान कभी कोई परेशानी ना आए। सो मेरे साथ बने रहिए और मेरे वीडियो देखते रहिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आता होगा। और धन्यवाद।